यस सर। तो यही आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा डिस्कवर हुआ या पीरियोडिक टेबल जो हमारी बनी वो क्यों बनी, उसका उसका पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली हम स्टडी कर पाए, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, और उसको हम मतलब कोई एक पैटर्न बना लें प्रॉपर्टीज का, सिमिलर प्रॉपर्टीज को या सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक साथ रख लें, इस तरह से कुछ ऐसा कर लें कि उनको लर्न करना, उनको पढ़ना आसान हो जाए हमारा। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, उन्होंने अपना अपना एफर्ट किया। जैसे आपने एक डोबर्नियर का नाम सुना होगा, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स पढ़ा है? यस यस सर। कुछ याद आ रहा ना थोड़ा बहुत? यस सर। तो डोबर्नियर ने क्या दिया था, उनका एक लॉ ऑफ ट्रायड्स था। लॉ ऑफ ट्रायड्स में क्या था कि उन्होंने थ्री थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उन थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने कहा ट्रायड। ठीक है, ट्रायड इज व्हाट? ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स। थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को हम लोग ट्रायड कह देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बना रहे हैं, ट्रायड्स बना रहे हैं, और ये बहुत सिस्टमैटिक ट्रायड्स हैं। इसमें किसी भी एक ट्रायड के अंदर, किसी भी एक ग्रुप के अंदर जो मिडिल एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एटॉमिक मास उस ट्रायड के अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास या प्रॉपर्टीज का एवरेज होगा। यही तो कहा था। मान लीजिए आपने थ्री एलिमेंट, सपोज आपने लिए ए बी सी, इनका एक ट्रायड बनाया, तो ए बी सी, तो मिडिल एलिमेंट कौन हुआ? बी। ठीक है ना? तो यस सर। डोबर्नियर का क्या कहना था? डोबर्नियर ये कहते थे कि जो मिडिल एलिमेंट है यानी बी, उसकी प्रॉपर्टीज ए और सी की प्रॉपर्टीज का इंटरमीडिएट होगी, या ए और सी की प्रॉपर्टीज का एवरेज होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। प्रॉपर्टीज भी और एटॉमिक मास भी। मान लो ए का एटॉमिक मास सपोज 10 है और सी का एटॉमिक मास है 20, तो बी का क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर? ए 10 है, सी ए 10 है और सी आपका 20 है, तो एवरेजिंग करेंगे हम, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही एवरेज आएगा। यस सर। तो ये आ गया 15, यानी डोबर्नियर के अकॉर्डिंग जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हो गया 15। क्लियर? 50। यस सर। ऐसी प्रॉपर्टीज में भी, सपोज ए इज अ वेरी गुड मेटल और सी बहुत अच्छा नॉन मेटल है, तो बी की प्रॉपर्टीज दोनों के एवरेज होंगी। मतलब ए अगर बहुत अच्छा मेटल है और सी बहुत अच्छा नॉन मेटल है, तो बी जो होगा वो थोड़ा मेटालिक होगा, थोड़ा नॉन मेटालिक होगा। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की होंगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स की होंगी, मेटलॉइड टाइप होगा वो। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज में भी और एटॉमिक मास में, दोनों में मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये दोनों अपने ट्रायड के अदर टू एलिमेंट्स का एवरेज होगा। ये डोबर्नियर का एक एफर्ट था, और उन्होंने ऐसे ट्रायड्स बनाए। जैसे एक ट्रायड मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्रायड देखिए, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का एक ट्रायड मैंने दिखाया है यहाँ पे, है ना? ये डोबर्नियर का ट्रायड है। इसमें जो मिडिल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, इसका एटॉमिक मास कितना है? 88। 88। और इस ट्रायड के अदर टू एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना है? 40 and 37। तो जब हम इसका एवरेज करते हैं अदर टू एलिमेंट्स का, 40 और 137 का एवरेज करते हैं, तो वो आता है 88.5, और इसका 88 है। मतलब अप्रोक्सीमेटली मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। ये डोबर्नियर का कहना था। क्लियर? ओके सर। ठीक है। यस सर। ऐसे ही इस दूसरे ट्रायड को देखिएगा, इन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया। इसमें सोडियम की प्रॉपर्टीज या सोडियम के एटॉमिक मास को देखना। लिथियम का मास है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, तो इनका एवरेज करो 39 प्लस 7/2, which comes out 23। मिडिल एलिमेंट का आ गया। क्लियर? यस सर। ये डोबर्नियर का एक एफर्ट था। ये अलग बात है कि देखिए ये इनिशियल एफर्ट्स थे तो उतने सक्सेसफुल नहीं थे, या इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतना इतना लॉ देना भी बहुत बड़ी बात है ना? तो यस सर। अब जब ये फेल हुआ, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स की कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगी, ज्यादा एलिमेंट जब डिस्कवर होने लगे तो ये लॉ फेल होने लगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट
एफर्ट हुआ वो किसने किया था? नेक्स्ट एफर्ट था न्यूलैंड का। पढ़ा है आपने? सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोलो। न्यूलैंड का एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स Yes, आया, sir. डोवर्नियर लॉ प्रायर्स के बाद, है ना? Yes, लॉ ऑफ sir. ऑक्टेव्स में न्यूलैंड ने क्या कहा था? उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और उन्होंने ये कहा था कि जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं वैसे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो एवरी एर्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा प्रॉपर्टीज में। यही कहा था ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। जरा पढ़ो इसे बेटा, ये पढ़ो। When elements are arranged in an increasing order of atomic mass, every 8 element being from one element resembles the first element in its physical and chemical properties. यानी एटॉमिक वेट के ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को अरेंज करते जाओ, तो किसी भी एलिमेंट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो उससे जो एर्थ एलिमेंट होगा वो सिमिलर होगा इस फर्स्ट एलिमेंट के। जहां से आप स्टार्ट करोगे उससे ठीक 8वां एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा। एर्थ एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि हम उस एलिमेंट को भी काउंट करेंगे। जैसे ए को हमने स्टार्ट किया तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है? तो जो एर्थ एलिमेंट Yes, होगा sir. वो सिमिलर होगा। यानी टू सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखिए फर्स्ट और एर्थ सिमिलर है, Yes, sir. तो फर्स्ट और एर्थ के बीच में कितने एलिमेंट्स और होंगे? 6. 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एक तो फर्स्ट हो गया और एक हो गया एर्थ, ठीक है? Yes, तो sir. सिमिलर एलिमेंट्स के Yes, बीच sir. में 6 एलिमेंट होंगे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 7 या 8 मत लिख दीजिएगा वहां पे। फर्स्ट और एर्थ ये दोनों सिमिलर हैं, तो टू सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो 6 एलिमेंट्स हैं। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स Okay. था, लेकिन ये लॉ भी फेल हो गया जब हम हैवियर एलिमेंट्स या और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, तो ये लॉ भी फेल हुआ। ये सब इनिशियल डेवलपमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल को लेकर। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू कह लीजिए, या जो पीरियोडिक टेबल के लिए फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने उस समय बहुत वर्क किया था एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए, और एक अपना पीरियोडिक टेबल इन्होंने, मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल उस समय बनाया था, है ना? ये अलग बात है कि वो पीरियोडिक टेबल उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे तो उसको फिर इम्प्रूव किया गया, और एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल उसके बाद आया, मॉडिफिकेशंस कुछ किए गए, और उन मॉडिफिकेशंस के बाद जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का आया वो भी परफेक्ट नहीं था, उसमें भी मॉडिफिकेशंस हुए। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। लेकिन पहली बार इतना सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन मेंडलीव नहीं किया था। मेंडलीव ने उस समय जो एलिमेंट जो उस समय नोन थे, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स केवल नोन थे, ओनली 63, ठीक है? आज 120 के आसपास है। तो जो 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, उसको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, आज का जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? नंबर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं उसमें एलिमेंट्स को हम इंक्रीज करते हैं, अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने अरेंज किसमें किया था? एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास के ऑर्डर में किया था। ये एक ड्रॉबैक था उनका, ठीक है, जिसको बाद में रिमूव कर लिया। तो उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन मिल रहा है। इसी टर्म को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इज व्हाट? पीरियोडिक इज व्हाट? कोई भी चीज जो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमारा चैप्टर क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? Periodic properties मतलब the properties of elements which repeats after regular interval, after a definite interval। जैसे क्या सनराइज पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? यस सर। आप में से कोई बताएगा सनराइज पीरियोडिक फिनोमिना है या नहीं है?
Yes, sir. है सनराइज पीरियोडिक फिनोमिना? Yes, बाकी लोग sir. बताइए, सब लोग देखो, आप बताओगे क्या होगा, गलत होगा या सही होगा? गलत होगा तो सीख लेंगे, सही होगा तो इसका मतलब आपको आता है। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो सब लोग। सर होता है। सनराइज एक पीरियोडिक फिनोमिना है, क्यों है? सर क्योंकि वो मॉर्निंग में ही होता है। मतलब रोज होता है, मतलब रोज रिपीट होता है। हाँ। अच्छा, यस सर। आज बेटा मान लो सनराइज अगर 5:20 पे हुआ तो क्या कल भी 5:20 पे ही होगा? नहीं सर, कोई पक्का। बोलो। सपोज आज सनराइज 5:20 पे था तो क्या कल भी 5:20 पे ही होगा या कुछ चेंज हो सकता है? सर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हो सकता हो कल 5:25 पे हो। यस सर। हो सकता है ना? यस सर। सनराइज रोज होगा ये क्लियर है, लेकिन क्या रोज हाँ। 5:30 पे ही होगा या 5:20 पे ही होगा या 5:15 पे होगा, ऐसा कोई फिक्स है? नहीं सर। तो क्या इस रिपीटिशन का टाइम इंटरवल फिक्स है? नहीं सर। नहीं। तो जब टाइम इंटरवल इसका फिक्स नहीं है, जब इसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है तो ये पीरियोडिक नहीं हुआ, ये फिनोमेना पीरियोडिक नहीं हुआ। पीरियोडिक का मतलब होता है जो रिपीट हो और एक डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट हो। केवल रिपीटेशन पीरियोडिक नहीं है, उसका इंटरवल, रिपीटेशन का इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए। ओके। बात समझ में आई? नहीं? यस सर। यस सर। अब जरा अपने स्कूल को लीजिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट पीरियड स्कूल में फिजिक्स का होता है, सपोज 8 बजे आपका फिजिक्स का पीरियड होता है स्कूल में। तो आज मान लीजिए 8 o'clock पे आपका फिजिक्स का पीरियड स्टार्ट हुआ, कल कितने बजे शुरू होगा? 8 o'clock। परसों कितने बजे शुरू होगा? 8 o'clock। यानी फिजिक्स का जो पीरियड आपकी स्कूल में है वो रिपीट भी हो रहा है और एक डेफिनेट इंटरवल एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज 8 बजे, कल 8:30 से होगा, परसों 8:15 शुरू होगा। पीरियोडिक का मतलब समझ पा रहे नहीं आप? यस सर। पीरियोडिक का मतलब है जिसका रिपीटेशन भी हो और एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीटेशन हो। तो मेंडलीव ने ये कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक इन द सेंस कि हमें सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की देखने को मिलेंगी, वो भी एक रेगुलर इंटरवल पे। वो रेगुलर इंटरवल क्या है? हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर होगा अपनी प्रॉपर्टीज में। तो हर 8वां एलिमेंट ना, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज ए एलिमेंट बहुत अच्छा मेटल है, तो ठीक 8वां एलिमेंट जो होगा वो भी एक बहुत अच्छा मेटल होगा, उससे जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट होगा वो भी अच्छा एलिमेंट होगा। तो यानी यहाँ पर मेटल होगा, इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है और एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रही है कि एवरी 8th एलिमेंट मेटालिक है। ठीक है? इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा। अगर ऐसा होता, मान लो ए एक बहुत अच्छा मेटल है, इसके बाद 6th एलिमेंट अच्छा मेटल है, उसके बाद उससे 8th एलिमेंट अच्छा मेटल है, उससे 5th एलिमेंट अच्छा मेटल है, उससे 4th एलिमेंट अच्छा मेटल है, यहाँ भी मेटालिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, लेकिन उस रिपीटेशन का इंटरवल फिक्स नहीं है। क्लियर? यस सर। अगर ऐसा होता तब हम मेटालिक प्रॉपर्टी को या मेटालिक कैरेक्टर को पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। क्लियर होगी बात? मतलब रिपीटेशन भी होना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल पे ही रिपीटेशन होना चाहिए। वो रेगुलर इंटरवल चाहे जितने एलिमेंट का हो, मान लो 6 एलिमेंट का है तो एवरी 6 एलिमेंट के बाद आपको सिमिलरिटी मिलेगी। तो ये मेंडलीव ने, अब मेंडलीव ने क्या किया था कि उस समय जो मेंडलीव के पास एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने ये देखा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, अगर हम उनको एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही हैं। इसी को उन्होंने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब उस समय केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को कुछ हॉरिजॉन्टल रोज में और कुछ वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर लिया था। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या कहा था? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रोज को कॉलम कॉलम। हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड। पीरियड्स कहते हैं, पीरियड। क्या है ना, पीरियड्स कहते हैं या सीरीज भी कहते हैं। सीरीज, उन्होंने सीरीज भी कहा था। ओके।
और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको क्या कहा था? ग्रुप्स। वो ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? तो उन्होंने भी कुछ यस हॉरिजॉन्टल सर। रोज में मेंडलीफ ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज और कॉल्ड पीरियड्स, और कुछ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है? और मेंडलीव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया था। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो कुछ प्लेसेस पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था, यानी वहां पर किसी भी एलिमेंट को प्लेस नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो सुटेबल एलिमेंट है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। इन फ्यूचर जब कभी भी ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसको यहाँ पर हम प्लेस कर लेंगे। लेकिन एलिमेंट कोई प्लेस नहीं किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था, लेकिन उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उन्होंने उसी टाइम पे बता दिया था। मतलब एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेंडलीव का कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया था। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। यानी उन्होंने उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। ही इवन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच वर येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी वो अभी डिस्कवर होने थे लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये मेंडलीव का एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो रोल है पीरियोडिक टेबल बनाने में। लेकिन ये अलग बात है कि उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, वो ड्रॉबैक्स भी हम पढ़ेंगे। फिर जो मेंडलीव की ड्रॉबैक्स थी उसको किसने रिमूव किया? फिर देखिए सिस्टमैटिकली हम चल रहे हैं। तो आपके पास डॉबर्नियर आए, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। उनके फेल होने पे न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। फिर मेंडलीव आए, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। उन्होंने एटॉमिक वेट को अपना बेस बनाया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव की जो ड्रॉबैक थी उसके बाद कौन आए? हेनरी मोजले। क्लियर? यस सर। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। जो मेंडलीव का लॉ था उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया। मेंडलीव का लॉ कहता था, मेंडलीव का लॉ क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये मेंडलीव का लॉ था। यानी इसका मतलब ये था कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये मेंडलीव का कहना था कि अगर हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स में रिपीटेशन मिलेगा एक रेगुलर इंटरवल में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सब कुछ वही है, बस एटॉमिक वेट की जगह हम क्या कहने लगे? एटॉमिक नंबर। यानी हमने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड करती हैं। वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। तो अगर हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में नहीं, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हमें सिमिलैरिटी एक डेफिनेट इंटरवल पे देखने को मिलेगी। ठीक है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, 9th में भी था ये। ठीक है? यस सर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर आपको कभी लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? पढ़िए जरा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The properties of an element that are periodic function of the atomic number. ठीक है ना? ये मॉडर्न है। और मेंडलीव क्या था? सब कुछ वही था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये मेंडलीव लॉ था। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब है उसका, पढ़िए। इस लॉ का मीनिंग क्या है? पढ़ो। Elements are arranged in tabular form in the order of their atomic number, then the properties of the element repeated after definite interval. पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सिमिलर मिलेंगी, है ना? रेगुलर इंटरवल ध्यान रखिएगा, हमने बताया ना सनराइज रोज रिपीट होता है लेकिन वो पीरियोडिक नहीं है क्योंकि उसका इंटरवल रेगुलर नहीं है। ठीक है? और इसके बाद इसी लॉ के हिसाब से नील बोर, इन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया जिसको हम आज की डेट में स्टडी करते हैं। वो बोर्स पीरियोडिक टेबल है, नील बोर्स। क्लियर हो गया? तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर हो गया, क्या क्या रोल प्ले किया था, कैसे पीरियोडिक टेबल करा। अब हम
मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पे नहीं जा रहा है, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक 9th में है ना आपके पीरियोडिक टेबल। यस सर। हाँ 10th में हमारा पीरियोडिक टेबल टॉपिक नहीं है, 10th में हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करना है, उनका ट्रेंड देखना है। पीरियोडिक टेबल तो हमने, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पीरियोडिक टेबल हमें मालूम होना चाहिए। अब कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा है उसके कुछ पॉइंट्स जरा हम पढ़ लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबके माइंड में कोई इमेज है उसकी, कोई इमेज मॉडर्न, मतलब ऐसी एक जनरल एक इमेज है कि यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल रोज है, ऐसे कुछ है? यस सर। हाँ एक इमेज है ना कि जिसमें हम 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइडेड है एलिमेंट्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइडेड है, उन्हीं के बीच में पूरे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जरा कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉडर्न टेबल के बारे में। पहला पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम्स हैं वर्टिकल? 18 इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7। 7 इनको कहते हैं हम लोग periods। ठीक है। Yes sir। अच्छा, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स इन एलिमेंट। जैसे हम कहते हैं कि ये एलिमेंट 3rd पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, किसी एलिमेंट का पीरियड डिनोट करता है कि उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी, अब उसमें भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट शेल होगा KLMN भी आप उसे लिखते हो, है ना? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे होता है कि नहीं? यस सर। तो किसी एटम के पास कितने शेल्स हैं, टोटल कितने शेल्स हैं, वही उसका पीरियड होता है। जैसे अगर किसी के पास टोटल 3 शेल्स हैं तो इसका मतलब वो 3rd पीरियड का मेंबर है। 4 शेल्स हैं टोटल तो इसका मतलब वो 4th पीरियड का मेंबर है, ठीक है? तो पीरियड ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ शेल्स। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग लिखते हैं। Yes sir। किसी का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 282 तो इसका मतलब कितने शेल हैं इसके पास? 3। 3। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें पता चल जाता है, हमने लिखा 282 तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2, तो 3 शेल हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड 3 है इसका। नंबर ऑफ शेल जितने हैं उसके पास वही उसका पीरियड है, ठीक है? किसी का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 2,3 तो कितने सेल हैं इसके पास? 2। तो इसका मतलब ये पीरियड 2 का मेंबर है ना। तो पीरियड ऑफ एलिमेंट मींस नंबर ऑफ शेल्स, जितने भी शेल्स होंगे किसी एलिमेंट के पास वही उसका पीरियड होगा। Okay sir। क्लियर होगी बात? सेकंड पॉइंट समझ Yes में आ sir। गई है? Yes sir। जैसे अगर कोई 7th पीरियड का मेंबर है, इसका मतलब ये होगा कि उसके पास 7 शेल्स होंगे टोटल, मतलब कि उसका 7th शेल उसका वैलेंस सेल होगा। कोई अगर 5th पीरियड का मेंबर है, इसका मतलब 5th शेल उसका लास्ट शेल है, 5 शेल उसके पास होंगे, ठीक है? इन पीरियड जो 7 पीरियड्स हैं इसमें से ये 3 पीरियड्स 1, 2 और 3, इन 3 पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट्स होते हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में 8 और 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इनमें कम एलिमेंट्स होते हैं, तो इन 3 पीरियड्स को कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। जबकि पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18, 18, 32 एंड 32, ठीक है? Yes sir। शॉर्ट पीरियड्स, 3 पीरियड शॉर्ट पीरियड्स हैं 1, 2, 3, और पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7 इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं। इसमें से पीरियड 7 हमारा इनकम्प्लीट पीरियड है, यानी बाकी जो 1 से लेकर 6 तक पीरियड है वो पूरा पैक्ड है, कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब कि उसमें उन पीरियड्स के सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब जो भी नया डिस्कवरी हो रही है या जो होगी आगे, कोई भी अगर नया एलिमेंट अगर डिस्कवर अब होगा इन फ्यूचर, तो वो पीरियड 7 का मेंबर होगा, ठीक है? यही इनकम्प्लीट है, यानी नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट पीरियड 7 में ही आ रहे हैं, ठीक है? Yes sir। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स के नाम आपको, जैसे ग्रुप 1
से 2 और 13 से लेकर 17, देखिए 1 से लेकर 18 तक पूरा लाइन से ग्रुप है, तो इसमें से स्टार्टिंग के 2 ग्रुप मतलब 1 और 2 और फिर 13 से लेकर 17 तक, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। बीच में यानी 3 से लेकर 12 तक अभी हमने बात नहीं की है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, नॉर्मल एलिमेंट्स किसको कहते हैं। इसमें से जो ग्रुप 1 और 2 है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, 1 और 2 को। 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप्स हैं उनको पी ब्लॉक कहते हैं। बीच में जो 3 से लेकर 12 तक है इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नाम सुना है क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का? हाँ सर। 3 से 12 बीच में ये टोटल 10 ग्रुप्स हुए, 3 से लेकर 12 तक पूरे 10 ग्रुप हुए। ये इनको डी ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक के हिसाब से, जैसे आपकी कॉलोनीज में सेक्टर होते हैं ना, ये सेक्टर पी में, ये डी में है, ये सेक्टर ए में है, सेक्टर बी में है ना। ऐसे पीरियोडिक टेबल में 4 सेक्टर हैं जिनको ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। टोटल एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 और 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक है, 13 से लेकर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक है, बीच में 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है, और नीचे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग से रोज रखी होती हैं 14 एलिमेंट्स की, देखा? लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स कहते हैं उसे। यस सर। वो जो 14 के 2 ग्रुप हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यानी टोटल 28 एलिमेंट, उसको एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ, ठीक है। इस तरह से 4 ब्लॉक्स हैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का कि कौन सा ब्लॉक किधर है, किस ग्रुप का क्या नाम है। जैसे ग्रुप 18 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसको नोबेल गैस कहते हैं, सबको मालूम होगा ये तो। यस सर। ग्रुप 1 जो है हमारा पीरियोडिक टेबल का, उसके एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये मेटल्स है, ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं, और एल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका नेचर एल्कलाइन है। एल्कलाइन मतलब बेसिक, इनके जो ऑक्साइड्स हैं या इनके जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिक नेचर के, इसलिए एल्कली भी कहते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। ऐसे ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगेन इनके भी ऑक्साइड्स और इनके भी हाइड्रोक्साइड्स बेसिक हैं। और अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये ज्यादातर एलिमेंट्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, तो इसलिए अर्थ कह दिया, और नेचर इनका एल्कलाइन है तो इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स कह दिया, ठीक है। यस सर। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ज्यादातर सॉल्ट्स में मिलेंगे आपको ये। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का नाम है कैल्कोजेंस। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का नाम है निकोजेंस, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के बाहर 2 हॉरिजॉन्टल रोज रखे गए हैं, ईच कंसिस्टिंग 14 एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड्स। फर्स्ट 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स एंड नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, है ना। ये जितने भी यस सर। एलिमेंट्स हैं पूरे के पूरे, ये 28 एलिमेंट, ये सब ग्रुप 3 में आते हैं। ये सब ग्रुप 3 के पार्ट्स हैं, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में आते हैं। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई पूछेगा तो ग्रुप 3। ग्रुप 3 पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अब इतना पहले रिवाइज कर लो, इसके आगे फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कुछ और भी प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, और ये वीडियो मैं अभी YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जितने भी आपकी क्लासेस होंगी उनके वीडियोस मिलेंगे आपको, तो आपके रिवीजन के लिए भी काम आएगा, और प्लस आपके नोट्स प्रिपरेशन में भी वो काम आएगा, ठीक है। ओके सर। चलो आज इतना पढ़ लो, इसके बाद देखो रेगुलर सारी क्लास